वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फ्रेंड और फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से हमारे मित्र हो सकते हैं और किस प्रकार से हमारे शत्रु हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो देखो, माइक्रो का मतलब होता है ऐसे जिनकी जो साइज होता है वो साइज होता है 10 to the power -6, मतलब कि 10 की भी -6 जो होती है साइज, वो होता है माइक्रो, जिनको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते हैं, वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई द नेक्ड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो जिन्हें माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो ये सीधी सी आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 टाइप्स में, 4 ग्रुप्स के अंदर बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो पहला होता है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी 4 क्लासिफाइड होते हैं, 4 क्लासेज है, किसकी 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछते हैं, नहीं दे रखी है, बट फिर भी डेफिनेशंस कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होता है, तो दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, तो सिंगल सेल होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, इनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल होगी, विद अ रिग्ड सेल वॉल, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का मतलब इनके जो आउटर सरफेस जो होगी, आउटर जो सेल होती है वो क्या होती है, एकदम टाइट होती है, हार्ड होती है। दे कैन only be seen under a microscope which enlarge image from 100 to 1000 टाइम। मतलब क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एक सेल के होते हैं। सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, रिग्ड सेल वॉल होती है, और इनको केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वैसे चारों के चारों ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक, जब वो सिंगल लेयर के अंदर हो, सिंगल पोजिशन में हो। देन फंगी, तो फंगी या फंगस क्या होते हैं, दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट। तो ये क्या है, एक प्लांट की कैटेगरी है जो कौन से होते हैं, नॉन ग्रीन। तो नॉन ग्रीन है, तो नॉन ग्रीन होंगे तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अपना फूड खुद नहीं बना सकेंगे, तो हैंस कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। तो ये क्या होता है, अपना फूड खुद नहीं बना सकते। जो फंगी होते हैं, प्लांट होते हैं बट नॉन ग्रीन होते हैं, इसलिए अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अब ये क्या होता है, या तो ये पैरासाइट के रूप में रहेंगे या ग्रो करेंगे किसी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो जो फंगी होते हैं वो 2 टाइप से हो सकते हैं, तो पैरासाइट्स के रूप में क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हो सकते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, किसी और अदर एनिमल के साथ, अदर प्लांट के साथ, होस्ट के साथ रहते हैं। तो ड्राइविंग न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी और से करता है। इसका एग्जाम्पल प्यूकिनिया। तो ये क्या होता है, जो व्हीट लस्ट होते हैं, जो गेहूं होते हैं उसके अंदर होते हैं। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि जो हम जो ब्रेड लेते हैं उस ब्रेड के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक, फंगी के बाद आता है प्रोटोजोआ। देन प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर क्या होगा कि प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आता है, यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये यूनिसेलुलर होते हैं, सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली विद वाइल अदर लिव एज पैरासाइट। मतलब जो प्रोटोजोआ है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। उसको भी 2 टाइप से हैं, एक जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, ठीक, एकदम फ्रीडमली रहते हैं, और सेकंड जो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो फ्रीडम और पैरासाइट। मैनी ऑफ द पैरासाइटिक प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीज इन प्लांट, डोमेस्टिक एनिमल एंड ह्यूमन। अब जो प्रोटोजोआ है जो पैरासाइट के रूप में रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स में, डोमेस्टिक एनिमल में, ह्यूमन में क्या करते हैं, जो कॉजेज डिजीज, मतलब जो डिजीज होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम, तो जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये अमीबा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। फोर्थ आता है एल्गी। दीज आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वाटिक इन नेचर। मतलब एल्गी भी क्या होते हैं, टाइप्स के प्लांट है जो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं नेचर के अंदर, मतलब कि एक्वाटिक मतलब क्या, पानी वाले इलाकों में रहेंगे। दे कंटेन अ सेल वॉल विद क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओवन फूड। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एल्गी कैन बी
यूनिसेलुलर और मल्टी, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर्स भी हो सकते हैं। देन सम ऑफ कॉमन एग्जाम्पल्स, और मतलब एग्जाम्पल कौन सा है, डाई आइटम हो गया, क्लाइमाइडोमोनास हो गया और सीवीड हो गई। तो एल्गी हो गया। अब देखो चार ने यहाँ पर कर लिए 4 टाइप के, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया थे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे जिनकी जो सेल वॉल थी वो रिग्ड थी। देन फंगी किए थे जो नॉन ग्रीन प्लांट थे। फिर प्रोटोजोआ किए थे जो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, होते हैं, और उसके बाद में वो इंडिपेंडेंट मतलब पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं और इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। फिर एल्गी किए थे। एल्गी क्या होते हैं, सिंपल प्लांट है लेकिन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब जो फंगी और एल्गी है वो प्लांट है, बट फंगी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, नॉन ग्रीन होता है, बल्कि एल्गी के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक बात आती है वायरस। अब वायरस क्या होता है, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरस होते हैं वो भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एकदम सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। दे reproduce only inside the cell of the host organism which may be a bacterium, plant or animal। मतलब जो वायरस होते हैं वो भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो वायरस होते हैं वो किसी सेल के अंदर मतलब किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं, तब वो अपना मैकेनिज्म, अपना वर्क है जो लाइफ फूड है वो स्टार्ट करते हैं, लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहते हैं। जो बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है, प्लांट में जा सकता है, एनिमल में भी जा सकते हैं। तो ये भी एक टाइप के क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं, उनको उनकी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। फिर आता है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहाँ लिव करते हैं, इनकी लिविंग कहाँ पर है। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल, अब कहाँ पर रह सकते हैं ये सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल, मतलब जो सिंगल सेल जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया या प्रोटोजोआ हो गई, और मल्टी सेलुलर, अब जो फंगी या एल्गी जो हो गई, कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कि हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं, रहेंगी। फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट, मतलब कि एकदम आइस कोल्ड से लेकर हॉट स्प्रिंग तक भी या डेजर्ट तक भी वो क्या रह सकते हैं। तो सभी जगह पर रह सकते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हॉट एरिया, कोल्ड एरिया, मार्शी लैंड, सभी दलदल वाले इलाके, सभी जगह पर ये पाए जाते हैं, सभी जगह पर ये रहते हैं। देन दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब बाहर तो सब जगह ही है बट बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबिया कैन लाइव अलॉन। मतलब जो अमीबा है, अमीबा क्या होता है, वो अकेला रह सकता है, उसको रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज, मतलब इन्होंने खुद की कॉलोनी बना रखी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं, तो भाई आपको पूछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं, तो आप ये बोल दीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो भाई सब जगह रह सकते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में रह सकते हैं, हॉट एरिया में रह सकते हैं, मार्शी लैंड में रह सकते हैं, बॉडी के बाहर रह सकते हैं, बॉडी के अंदर रह सकते हैं। अब कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ अलग से रहते हैं। तो एग्जांपल क्या जाएगा, जो अमीबा है वो अलोन रहता है और जो फंगी या बैक्टीरिया वो क्या रहता है, कॉलोनी के रूप में रहते हैं। देन आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अगला पॉइंट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रिलेशन है। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वाइल सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और कुछ हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं। तो जो फ़ायदा करेगा वो दोस्त है, जो नुकसान करेगा वो दुश्मन हो जाएगा। तो हम पहले करते हैं फ्रेंडली, फिर करेंगे फो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो पहले सिंपल सी बात है कि कौन कौन से हो सकते हैं, फिर वो किस प्रकार से है। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, दही, ब्रेड, केक बनाने में काम करते हैं। जैसे कि आपने सिंपल सा घर के अंदर हम जब दही बनाते हैं घर के अंदर, तो क्या करते हैं कि जो दूध होता है उसके अंदर एक पहले से किसी दही का जो छोटा सा बाग, उसके अंदर थोड़ा सा दही उसके अंदर डालते हैं। तो देखते हैं कि एक रात के अंदर अगले दिन तक वो क्या हो जाता है, वो जो दूध था वो भी क्या हो जाता है, दही के अंदर चेंज होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो कर्ड होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, जो मिल्क है उसको कर्ड के अंदर चेंज कर देता है। देन सेकेंड पॉइंट, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस। मतलब जो कई सालों से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका यूज़ किस में करते आ रहे हैं, एल्कोहल के अंदर भी करते आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या करते हैं, एल्कोहल भी बनाने का काम होता आ रहा है।
थर्ड पॉइंट आता है दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट एज कंपोजर। मतलब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरमेंट को साफ करने का भी काम करते हैं। साफ करने का काम मतलब ये हो गया कि जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, वेजिटेबल पिल्स, रिमेन ऑफ एनिमल फिशेज हो गए, वो धीरे मतलब कोई भी पेड़ पौधा कट जाता है, टूट जाता है, वेजिटेबल पिल्स जो होती है या फिर कुछ एनिमल बॉडी जो होती है जो नष्ट हो जाते हैं, जो एनिमल मर जाते हैं या उनके जो फिशेज होते हैं, तो वो जब एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं और धीरे धीरे उनको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उन ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल मैटर के अंदर तोड़ देते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट को साफ करने का भी काम करते हैं। फिर आता है एग्रीकल्चर के अंदर, तो इन एग्रीकल्चर फील्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सन नाइट्रोजन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं, जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सन बोलते हैं। तो ये हो गए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और क्या क्या यूज़ है तो उनको कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल यूज है वो देखते हैं। कॉमर्शियल का मतलब क्या हो गया कि एक व्यावसायिक स्तर पर बिजनेशनल इनका यूज क्या क्या होता है। कॉमर्शियल का मतलब हो गया पूरी इकोनॉमी में इनका क्या यूज है। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब जो एल्कोहल होती है एल्कोहल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। फिर वाइन एंड एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है उनके लिए भी हम इनका क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो कॉमर्शियल के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस है तो उसके अंदर एल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। एसिटिक जो एसिड होता है, एसिटिक एसिड मतलब जो विनेगर होता है उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। अब विनेगर क्या होता है, तो सिंपल सी बात, आपने कहीं शॉप के ऊपर, ठेलों के ऊपर चाउमीन खाने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे चाउमीन बनते समय उनका वेट करते समय उसको देखा भी होगा, तो उसमें एक वाइट कलर का पानी जैसा डालते हैं, तो वो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, विनेगर होता है, जो कि खटा करने का काम करते हैं। ठीक, जो भी क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो इसके बाद में सेकंड के अंदर क्या आता है कि जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल, वाइन, मतलब जो एल्कोहल वाइन बनाने के लिए जो यीस्ट होता है उसको बढ़ाया जाता है। ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, जो नेचुरल शुगर होती है उसके अंदर वो यीस्ट पाया जाता है, उनको वहाँ पर क्या किया जाता है और उनकी ग्रोथ की जाती है, बढ़ाया जाता है। जो कि जो ग्रेन्स होती है, मेली, व्हीट, राइस, उनके अंदर वो पहले से पाए जाते हैं तो वहाँ पर उनको ग्रोथ करवाया जाता है। देन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिसिनल यूज क्या होता है, वेन एवर वी फॉल, अब सिंपल सी बात है, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें जो डॉक्टर होता है वो दवाई देता है, दवाई के साथ साथ वो हमें एंटीबायोटिक भी देता है। अब एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो ऐसी दवाएं जिनके अंदर हेल्थ, मतलब जो हमने दवाइयाँ ली है उन दवाई से हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, या हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडी का ऐसा फॉर्मेशन हो तो एंटीबॉडी हमारी जो नॉर्मल सी बीमारी होती है उनको सही कर देती है। तो वेन एवर वी फॉल इल द डॉक्टर मे गिव अस सम एंटीबायोटिक टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन लाइक पेनिसिलिन विच आर मेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो एंटीबायोटिक होती है वो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। इसमें एक एग्जांपल देखा है पेनिसिलिन, कि जो पेनिसिलिन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है। दिस डे द मेडिसिन प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी किल और स्टॉप द ग्रोन ऑफ डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन हो गई है, तो ऐसी दवाइयाँ जो फंगी, बैक्टीरिया और से बनी होती है उन्हीं से हमारी रक्षा करती है, तो वो क्या होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया सम ऑफ द कॉमन नॉन एंटीबायोटिक्स। तो ये एग्जांपल दे रखे एंटीबायोटिक के, याद हो तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें सिर्फ मेडिसिन यूज पूछेंगे तो हमें बताना है एंटीबायोटिक के अंदर इनका यूज होता है। देन द एंटीबायोटिक आर मेड फ्रॉम growing special microorganism and are used to cure a variety disease। मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और जो अलग अलग डिजीज़ होती है उनसे हमारी बॉडी की रक्षा करती है, उन सेफ्टी करती है। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ, अब ये तो सिंपल सी बात है, घर पे दवाइयाँ अपने लेने नहीं है, जो डॉक्टर सजेस्ट करता है वही लेते हैं। फिर एंटीबायोटिक आर इवन एडेड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड
पोल्ट्री फॉर चेकिंग microbial infection in animal and microorganism are also used to control many plant disease। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट डिजीज़ के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं, उनके अंदर भी इनके दवाएँ या जो एंटीबायोटिक्स है वो बनाए जाते हैं। अब आगे टॉपिक आता है वैक्सीन। अब देखिए वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन या वैक्सीनेशन आपने नाम सुना रखा होगा। तो वैक्सीन या टीका किसे कहते हैं, टीकाकरण बोल देते हैं, वैक्सीन बोल देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे जैसे अलग अलग कोई बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, तो जब हम उनकी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिनकी एक बार जब दवाई लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो जब बीमारी होती है तो हमें उनकी दवाई नहीं लेनी पड़ती, वो बीमारी अपने आप ही सही हो जाती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कुछ बीमारी ऐसी होती है जो एक बार बॉडी में होने के बाद सेकंड टाइम वो नहीं होती है। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये ऐसी डिजीज़ होती है कि एक बार हो जाती है तो सेकंड टाइम वो नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती है, एंटीबॉडी सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली जो भी बीमारी होती है उस बीमारी को रिकॉल कर लेता है, उसको रिमेंबर रखता है और उसको कैसे सही किया जाता है वो सारा वो अपने आप याद रखता है, रिकॉर्ड रखता है। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे वो एंटीबॉडी या फिर जो डिजीज़ बनाने वाले जो बाहर से बैक्टीरिया अंदर आएंगे तो जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी सिस्टम है उसको अपने आप उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है। ठीक, तो अब इसीलिए क्या करता है, एक सिस्टम बना जाता है वैक्सीन का। वैक्सीन क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डॉक्टर होते हैं बर्थ के साथ ही कुछ ऐसे डिजीज़ जो नॉर्मली होने के चांस ज़्यादा होते हैं उनकी वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं कि उस डिजीज़ के जो डेड बैक्टीरियाज होते हैं वो दे देते हैं। डेड बैक्टीरियाज देते हैं तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरियाज आएंगे हमारी बॉडी उनसे फाइट कर लेगी और फाइट करने के बाद उनको कैसे ख़त्म किया जाता है वो उनको रिकॉल रह जाता है। देन वो जब वापस आते हैं, मतलब कि इन फ्यूचर जब वो बैक्टीरिया वापस बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ को याद रहता है कि हमने उससे कैसे लड़ाई की थी, कैसे उनको ख़त्म किया था, तो वो उनको सीधा सा देखते ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसको वैक्सीनेशन सिस्टम बोलते हैं कि बीमारी होने से पहले ही उस बीमारी का इलाज कर लिया जाता है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी फाइट। मतलब जो डिजीज़ कैरिंग वाले माइक्रोब्स है, मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाले जो माइक्रोब्स होंगे हमारे बॉडी के अंदर आएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो उनको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। इफ़ माइक्रोब्स एंटर अगेन, अब सेकेंड टाइम जब माइक्रोब्स वापस आएंगे द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स दैट हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब्स, मतलब उस माइक्रोब्स के साथ कैसे लड़ाई करनी है। इफ़ डेड और वीक माइक्रोब्स, मतलब जो यहाँ पे वीक होगा, मतलब जो वीकनेस वाला हो जाएगा। इफ़ डेड और वीकनेस माइक्रोब आर इंजेक्टेड इन हेल्दी बॉडी, मतलब जो हेल्दी बॉडी के अंदर जब वीक और डेड माइक्रोब्स हम डालेंगे तो उसके अंदर द बॉडी फाइट्स एंड किल देम, मतलब जो बॉडी होगी वो उसको फाइंड करेगी और उसको क्या कर देगी, मतलब फाइंड आउट करके फाइट्स करके उसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो जो भी डेड होगी उसको हराना, फाइट करना ज़्यादा ईजी रहता है। द एंटीबॉडीज रिमाइंड द बॉडी, मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो रिमाइंड करती है, याद रखती है कि जो बॉडी का प्रोटेक्शन कैसे किया था फ्रॉम द डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क, इसी टाइप से वैक्सीन वर्क करती है। ठीक, तो सर्वल डिजीज लाइक कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के थ्रू इनको क्या कर देते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं बॉडी की। ठीक, तो ये वैक्सीनेशन मतलब कि बीमारी आने से पहले ही बीमारी को ख़त्म कर देना। अब फिर इसका यूज़ आता है सॉइल फर्टिलिटी के अंदर। ठीक, सॉइल फर्टिलिटी हमने ऊपर शॉर्ट के अंदर पढ़ा था, वापस वही है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, एबल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब क्या होता है इनके अंदर एबिलिटी होती है फर्टिलिटी सॉइल को बढ़ाने के लिए, जो क्या करता है नाइट्रोजन को क्या करता है तो उसके अंदर बढ़ा देता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको चेंज करके सॉइल के अंदर डाल देते हैं, जो कि प्लांट के द्वारा क्या होती है, प्लांट के थ्रू क्या होती है, एब्जॉर्ब इजीली कर जा सकते हैं। In this soil with nitrogen, these microbes are commonly called biological nitrogen fixer। इनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल टाइप से, बायोलॉजिकल एनर्जी से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब जो नाइट्रोजन है उनको प्लांट के लिए यूजेबल बनाते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है N2 वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, उस N2 को चेंज कर देते हैं NO2 के अंदर, और NO2 से वो सीधा क्या होता है, डिवाइड कर ली जाती है, फिर मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट को कैसे साफ करते हैं, तो ये भी हमने ऊपर एक शॉर्ट पॉइंट के अंदर पढ़ लिया था।
एग्जाम के अंदर सीधा सा पूछा जाता है राइट एनी 4 यूजेज ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 फ्रेंडली इफेक्ट पूछेगा आपको, तो आपको पॉइंटों के अंदर लिखना होता है, एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा समझने के लिए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग मैन्योर, मतलब जो मैन्योर बनाते हैं, वी कलेक्ट वेस्टेज ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउस एंड गार्डन, दे पुट दैम इन पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। मतलब जो मैन्योर बनाते हैं उसका जो भी वेस्टेज रह जाता है, तो जो वेस्टेज होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद डिकम्पोज होता है, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डिकम्पोज किसके थ्रू होता है? ये डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एंड गेट कन्वर्टेड बाय टू मैन्योर, और कन्वर्ट कर दिया जाता है मैन्योर के अंदर। बाय दिस मेथड एनवायरमेंट इज क्लीन, मतलब से इस मेथड से क्या होता है, एनवायरमेंट भी साफ होता है, मैन्योर का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मैन्योर भी बनाने में हेल्पफुल है और एनवायरमेंट को भी क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो ये सारे हो गए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बताए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्मफुल कौन से हैं, जिन्हें हम फो बोल सकते हैं, कि किस टाइप से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए फो है। तो हार्मफुल के अंदर क्या होता है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। अब बहुत टाइप से है, मतलब जितने फायदे हैं उतने नुकसान है, हो सकता है नुकसान ज़्यादा भी हो। ठीक, तो काफ़ी वे में, जैसे इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज। मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, सभी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिजीज कर सकते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉजेज कर रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, उन्हें पैथोजेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन आ सकती है, पैथोजेंस क्या होती है? तो पैथोजेंस होते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। तो एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट के अंदर डिजीज बनाने वाले, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर आर स्पॉइल्ड ड्यू टू सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमारे भोजन को, फूड को, क्लॉथ्स को या लेदर जो होती है, मतलब जो चमड़े से बने जो सामान है उनको क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा तो हम डेली रूटीन में देख सकते हैं कि जो खाना होता है तो कुछ ही दिनों में ख़राब होता है, तो उनका ख़राब होने का रीज़न भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मतलब ये दही बनाते हैं तो वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उससे ज़्यादा वो खाने को नुकसान भी करते हैं। तब देखते हैं किसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, मतलब जो ह्यूमन्स है उनके अंदर क्या होता है। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, मतलब जो पैथोजेंस कौन से होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजेज करते हैं। एंटर आवर बॉडी थ्रू द डिफरेंट वे, मतलब किसी भी टाइप से आ सकते हैं, एयर से आ सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर मतलब जब पानी पीते तब आ सकते हैं, खाना खाते तब आ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से भी आ सकते हैं, एयर से आ सकते हैं, पानी पीते तब आ सकते हैं, खाना खाते तब आ सकते हैं, किसी ऐसे ह्यूमन या एनिमल या प्लांट जिसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके कांटेक्ट में आने से भी आ सकते हैं। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहता है, सर्दी में, गर्मी में, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, तो ये कहीं से भी फैल सकते हैं। देन माइक्रोबाइल्स डिजीज सच एज कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरोक्लोसिस दैट कैन स्प्रेड from infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease। तो यहाँ पर डेफिनेशन आती है कि communicable disease किसे कहते हैं। वैसे हम डिजीज़ का एक चैप्टर आगे और करेंगे, 8th क्लास के अंदर डिजीज़ का चैप्टर लगता है तो उसमें वापस आएगा, बट यहीं हम याद रख लेते हैं कि communicable disease क्या होते हैं, या संचरण रोग क्या किसे कहते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड से सेकंड के अंदर अपने आप फैल जाती है किसी के थ्रू, एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ के आपको एग्जांपल पूछे तो कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरोक्लोसिस, तो ये हो गया उसके एग्जांपल। देन थर्ड पॉइंट आता है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल, कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं विद एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स। मतलब जो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो भी कैरियर का
वर्क करते हैं, मतलब कि उसको लाने ले जाने का काम करते हैं, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल जो हाउस फ्लाई होती है, हमारे घरों के अंदर जो मक्खियाँ होती है, वो कैरियर होती है किसका? फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, किसी गार्बेज के ऊपर या किसी ऐसी एनिमल पर या किसी और जगह पर वो बैठती है जो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरे हुए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरकर जैसे ही वो हमारे फूड आइटम पर बैठेगी, अनकवर्ड फूड पर बैठेगी, तो वो वहाँ पर उसको छोड़ देगी और जो पैथोजन है वो वहाँ पर फूड के अंदर आ जाएगा। अब जैसे हम उसको कोई भी खाएगा, जो भी फूड है उसको जैसे ही हम खाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वो पैथोजन है, तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो सामान मार्केट के अंदर खुले होते हैं उनको हमें नहीं लेना चाहिए। तो उनका रीज़न यही है, सिंपल सी बात एकदम। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर माइक्रोब्स आर द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मतलब एक एग्जाम्पल देखा है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मतलब एक एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है। वो क्या करता है? पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो क्या करता है? मलेरिया को रखता है। मतलब कि जो मलेरिया पैथोजेंस होते हैं, मलेरिया के डिजीज़ के जो माइक्रोब्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं। तो फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू। तो यहाँ पर हम दो डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। दो डिजीज़ कौन से हैं? एक डिजीज़ तो है भाई मलेरिया और एक है डेंगू। तो मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है भाई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एंड डेंगू किससे फैलता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो फीमेल एडिस और फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो क्या करते हैं? मलेरिया और डेंगू को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर लागने ले जाने का काम करते हैं। अब आगे टेबल दे रखी है, ये टेबल एनसीईआरटी बुक की टेबल है सीधी, कि किस टाइप से ह्यूमन, कौन कौन से ह्यूमन डिजीज होते हैं, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन से है, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें देखो, पहले एयर की बात करें तो एयर के अंदर ट्यूबरकुलोसिस और जो मेसल्स हैं, तो ये क्या होते हैं? एयर से फैलते हैं। जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया से होता है, ये एयर से फैलने वाला है। जो मीजल्स है वायरस से होता है, ये भी क्या होता है? एयर से फैलने वाला है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ये भी एयर से फैलता है। और जो पोलियो होता है वो भी वायरस से होता है, जो भी एयर या वाटर से फैल सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसे आपको डिजीज़ के नाम पूछ सकते हैं जो एयर से फैलता है, तो 4 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं जो एयर से फैलते हैं, तो उसके अंदर 4 नाम आ जाएंगे। या वायरस से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ है, मतलब माइक्रोब्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो वायरस है, वायरस से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे है? तो ये सारे एयर से फैल रहे हैं, तो एक टाइप से फैल रहे हैं, या वायरस से हो रहे हैं नॉर्मली, तो इनसे क्या है? तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रखते हैं पूरा। कीप द पर्सनल बिलोंग, मतलब जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रखेंगे, और उनके जो भी सामान है, उनके जो खाने पीने के सामान है, उन सभी को क्या रखते हैं? एक अलग से रखा जाता है, ताकि वो किसी के कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आ जाएगा, कि कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। ठीक। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और जो सूटेबल एज के अंदर उनकी वैक्सीनेशन पहले से दे दी जानी चाहिए। फिर आते हैं कॉलेरा और टाइफाइड। अभी जो कॉलेरा और जो टाइफाइड है वो दोनों बैक्टीरिया से फैलते हैं, तो कॉलेरा भी बैक्टीरिया से फैल रहा है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैल रहा है। अब ये दोनों किससे फैल रहे हैं? वाटर से, वाटर या फूड से। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो प्रिवेंशन कैसे है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब जो पर्सन उसको क्या करते हैं? हाइजीन रखना जरूरी है, और जो सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब जो कुल मिला के जो बीमारी फैल रही है, मतलब जिसको बीमार हो रखा है उस रोगी को क्या रखते हैं? हाइजीन रखना चाहिए, और उसको कंज्यूम प्रॉपरली फूड, मतलब जो एकदम सही से बनाया हुआ, बॉईल किया हुआ, कुक किया हुआ जो फूड है वो ही देना चाहिए, क्योंकि फूड से फैलता है, पानी से फैलता है। देन हेपेटाइटिस बी एंड मलेरिया। अब हेपेटाइटिस बी और मलेरिया क्या है कि जो हेपेटाइटिस बी फैलता है वायरस से और मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैल रहा है, जो कि क्या हो रहा है? वाटर के थ्रू आ रहा है, मतलब वायरस से होता है, वाटर के थ्रू फैल रहा है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? पानी को उबाल कर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन। अब जो मलेरिया वो प्रोटोजोआ से हो रहा है, वो किससे फैल रहा है? मॉस्किटो से, जो हमें ऊपर पढ़ाई था, एनाफिलीज फीमेल। ठीक। यूज मॉस्किटो नेट, मतलब जो मॉस्किटो है उसको जाली रखनी चाहिए, ताकि मॉस्किटो है वो अंदर नहीं आने चाहिए। या फिर जो मच्छर है, मच्छर को बाहर, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि वहाँ पे मच्छर इकट्ठा ना हो सके। तो जो भी डिजीज है इनके अंदर मेन पॉइंट आपको इतना सा याद रखना है कि आइसोलेशन होना चाहिए, सैनिटरी हैबिटेट होना चाहिए, जो फूड और जो वाटर है वो वेल
बॉयल और कुक होना चाहिए। जो बीमारी जिसको हो रखी है उसे बाकी लोगों से अलग रखना चाहिए। बाकी याद रखने की बस ये चीज़ है कि किससे होता है और कैसे होता है। तो ये हो गए कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन के बाद एनिमल्स के अंदर भी किस टाइप से डिजीज हो सकते हैं तो उसकी बात करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स सभी में डिजीज कॉजेज करते हैं। तो सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन, मतलब जो खाली ह्यूमंस के अंदर नहीं बल्कि प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एंथ्रेक्स इज एन एग्जाम्पल। जो एंथ्रेक्स एग्जाम्पल है ऑफ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉजेज बाय बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम से होने वाला एक डिजीज है, डिजीज का नाम है एंथ्रस। तो जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स में भी होता है। जो कैटल्स हो गए, कैटल्स का मतलब जो पालतू जानवर है उनके अंदर भी होता है, जैसे भेड़ बकरी हो गई या गाय हो गई, उनके अंदर होता है। अब इसमें क्या आता है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ, अब इसके अलावा क्या हो गया, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई वायरस, मतलब इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं उसके अंदर फुट एंड माउथ डिजीज होती है। फुट एंड माउथ डिजीज के अंदर क्या होता है कि उनके जो पैर होते हैं, उनके जो पैर के जो नाखून होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, वहाँ से ख़त्म होने लग जाते हैं और उनके जो पैर है वो कमज़ोर हो जाते हैं। साथ में जो उनका जो माउथ होता है, मुंह होता है, उसमें से लगातार लार गिरने लगती है और उनके आसपास ऐसा सलाइवा आ जाता है जिन सलाइवा के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक, तो दो टाइप की डिजीज हमें याद रखने में, एक तो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स ह्यूमन के अंदर भी होता है और कैटल्स के अंदर भी होता है, जो किससे होता है, बैक्टीरियम से होता है, बैक्टीरिया से होता है। देन माउथ एंड फुट जो डिजीज है, फुट एंड माउथ डिजीज है, वो कैटल्स के अंदर होता है, वो किससे होता है, वायरस के अंदर होता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्लांट की, कि प्लांट के अंदर किस टाइप से डिजीज होते हैं। तो डिजीज कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो प्लांट के अंदर कौन कौन से होते हैं, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉजेज डिजीज इन प्लांट सच एज व्हीट, राइस, पोटैटो, सरकेन और ऑरेंज, एप्पल्स, मतलब जो प्लांट्स है उनके अंदर भी डिजीज होते हैं। हर टाइप के प्लांट के अंदर कोई ना कोई डिजीज होते हैं। हम यहाँ पे जो बेसिकली हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं उनकी बात चल रही है। दिस डिजीज रिड्यूस द, अब ये प्लांट के अंदर डिजीज, प्लांट के अंदर तो सिर पैर है नहीं कि उनका सर दर्द करने लग जाएगा, उनको जुकाम हो जाएगा या उनके जो सिस्टम्स है वो खराब हो जाएंगे। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब रिड्यूस यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब जो क्रॉप है उनका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, या उनका जो फ्रूट है या जो फ्लावरिंग है उनको क्या कर देंगे, या तो कम कर देंगे या उनको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। दे कैन बी कंट्रोल बाई यूज ऑफ सर्टेन केमिकल और पेस्टिसाइड विच किल द माइक्रोब्स विच एंटर द यील्ड द क्रॉप, मतलब इनको क्या कर सकता है, पेस्टिसाइड के थ्रू या फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये सीधी सी एनसीईआरटी वाली जो टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है कि जैसे जो सिट्रस कैंकर रोग है, प्लांट डिजीज़ का नाम है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर रोग जो होता है वो नींबू के अंदर, नींबू के जैसे जो फैमिली उनके अंदर होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो एयर के थ्रू होता है, मतलब एयर के थ्रू ये फैल जाता है। डायग्राम दे रखा है कि जो नींबू या फिर जो भी प्लांट होगा उसके ऊपर चकते लग जाते हैं, मतलब येलो या ब्लैक कलर के आ जाते हैं, स्पॉट आ जाते हैं और वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, ग्रीन येलो स्पॉट हो जाएंगे। फिर रस्ट ऑफ व्हीट, अभी नाम से पता चल रहा है कि जो व्हीट है, गेहूँ है, उसके अंदर हो जाएगा। रस्ट ऑफ व्हीट के अंदर क्या हो जाएगा, जो गेहूँ होते हैं उनकी जो गेहूँ की जो फल में जो बालियाँ होती हैं गेहूँ के, जो हम यूज़ करते हैं पार्ट्स, उसके अंदर क्या हो जाता है, कवक लग जाता है, फंगी लग जाते हैं, वो क्या हो जाता है उसमें, मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, वो फुलावट आ जाती है। ठीक है, ये क्या करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, एयर सीड के द्वारा होते हैं, एयर के थ्रू फैलते हैं, फिर अगर बीज खराब है तो भी ये फैल जाएंगे। इससे जो गेहूँ की फसल होती है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। फिर आता है येलो वेन मॉसिल ऑफ भिंडी या ओकरा। तो भिंडी का नाम क्या गया, ओकरा। इसके अंदर क्या होता है, जो पीले रंग के चकते हो जाते हैं, भी किससे फैलता है, वायरस से फैल सकता है और इंसेक्ट के थ्रू एक से दूसरे के अंदर जा सकते हैं। तो हमें 3 टाइप से नाम याद रखना है, नींबू का, गेहूं का और भिंडी का। तो नींबू वाले के प्लांट का नाम क्या था, सिट्रस कैंकर। गेहूं के अंदर कौन सा रोग होता है, रस्ट ऑफ व्हीट। और नींबू के अंदर कौन सा, येलो वेन ऑफ मॉस्किल। तो ये 3 टाइप के होते हैं। किसके थ्रू होता है, नींबू वाला होता है बैक्टीरिया, गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर होता है फंगी, और जो भिंडी या ओकरा है उसके अंदर किससे होता है, वायरस के थ्रू। ठीक, तो ये सिंपल से डिजीज हमें याद रखने हैं। अब डिजीज कॉजेज के बाद आता है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है,
फूड पॉइजनिंग सभी नॉर्मल सी बात है, जो फूड आइटम है उनका जब वो पॉइजन के थ्रू मतलब ख़राब हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे, तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना ख़राब है, खाना सही नहीं है, फिर खाना खाने के बाद हमें उससे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, तो वो फूड पॉइजनिंग होता है। तो फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन could be due to the consumption spoiled food by some microorganism। मतलब जो कुछ ऐसे फूड है जो स्पॉइल हो चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, वो जब हम खा जाते हैं, खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमें फूड पॉइजनिंग होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंस पदार्थ छोड़ते हैं, एंड मेक द फूड पॉइजनियस। और जो हमारा खाना है उसको क्या कर देता है, जहरीला बना देता है, कॉजिंग सीरियस डिजीज, जिससे में बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमने जो खाना खाया है उसको सुरक्षित रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो फूड पॉइजनिंग कभी भी जैसे ख़राब या बासी खाना होता है उसको खाने से होती है, जो किसके थ्रू होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिक सब्सटेंस के थ्रू होती है, के कारण होती है। अब इसे नॉर्मल से नॉर्मल पेट दर्द और ज़्यादा डेथ भी हो सकती है। और फूड पॉइजनिंग से ह्यूमन ही नहीं बल्कि एनिमल्स की भी डेथ होती है। इसके बाद आता है फूड प्रिवेंशन। मतलब जो फूड पॉइजनिंग है उसी का टॉपिक है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल थे उसका टॉपिक यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब जो फूड पॉइजनिंग है उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, तो फूड प्रिवेंशन आता है। मतलब खाने को कैसे सुरक्षित रखें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हमारे खाने खराब कर देता है। स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट ऑफ चेंज कलर। अब कैसे पता चलता है कि फूड खराब हो चुका है, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें से स्मेल खराब से आने लग जाएगी, या उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टेस्ट करके तो हमें दिखना ही नहीं है अगर कलर और स्मेल भी आ रही है तो। हेयर सम कॉमन मेथड। अब कुछ कॉमन मेथड्स दे रखे हैं फूड पॉइजनिंग को खराब होने से बचाने के लिए, फूड पॉइजनिंग होने से बचाने के लिए। तो अब इसमें आता है सबसे पहले केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में क्या आता है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेटिव्स लाइक साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो कॉमन साल्ट होता है और एडिबल ऑयल होता है, जो हम तेल यूज करते हैं खाने के अंदर, वो जनरली क्या होता है, इस टाइप के केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को चेक कर देते हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स to pickles to prevent the attack of microbes या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हम अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, पिकल्स या जो अचार होते हैं उसके अंदर हम नमक और एसिड डालते हैं। तो जो एसिड डाला जाता है, जो एसिड कौन सा डालता है, विनेगर डालता है, जो विनेगर ऊपर आया था वही। तो जो विनेगर या जो साल्ट होता है वो डालते हैं, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो होता है वो क्या करते हैं, कॉमनली प्रिवेंटिव विच आर यूज्ड इन द जेम्स एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पेल। जो हम जो सॉस लेते हैं या जो जेम्स लेते हैं उनके अंदर क्या डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट डाला जाता है, जो क्या करते हैं, उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को पता लगाने का काम करते हैं। कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा ये दोनों केमिकल से रिएक्शन करेंगे और वो जो फूड है वो क्या जाएगा, पूरा से उसका कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज जाएगी, जो कि एक्सपायरी डेट उनके ऊपर मेंशन की हुई होती है। ठीक, फिर आता है प्रिवेंशन बाय कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत काम की चीज़ है। वो कैसे है, टू प्रिवेंट मीट एंड फिश फॉर एजेस। मतलब जो कई समय तक, कई सालों तक या कई महीनों तक जो मीट और जो फिशेस होती है उनको बचाने के लिए कॉमन साल्ट का ही यूज़ करते हैं। कॉमन साल्ट इज़ यूज। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं किसका, फूड और फिशेस का, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, वो क्या करते हैं, पहले सारी मीट और फिशेस को रखते हैं, उनके ऊपर साल्ट की लेयर बनाते हैं, फिर फिशेस और मीट की एक लेयर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, साल्ट की लेयर बनाते हैं। इस टाइप से वो क्या करते हैं, साल्ट के थ्रू क्या करते हैं, उनका प्रिवेंशन करते हैं, उनको बचाकर रखते हैं। देन आता है प्रिवेंशन बाय शुगर। अब प्रिवेंशन बाय शुगर के अंदर क्या होता है, शुगर से कैसे बचा सकते हैं। अब शुगर इज यूज टू प्रिवेंशन जैम। मतलब जो शुगर होता है, जो चीनी है, उससे क्या करते हैं, जैम्स जो होती है या जेलीज होती है, जो स्क्वेस होते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं।
मतलब जो शुगर होती है वो क्या करते हैं, जैम्स जो हो गई, जेलीज हो गई, उनको बचा कर रखती है। ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चराइजेशन होती है उसको कम करती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको क्या कर देती है, रोक देती है। फिर क्या आता है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर। अब ऑयल और विनेगर, तो विनेगर एसिड होता है तो वो एसिड वाला काम ही विनेगर करता है, फिर एसिड के अंदर भी विनेगर का ही यूज़ करते हैं। ऑयल एंड विनेगर आर यूज टू प्रिवेंट एक्सपल्जन ऑफ पिकल्स। जो पिकल्स होते हैं उसके अंदर याद यूज़ करते हैं। तो हमने ऊपर जो पढ़ा था, पिकल्स के अंदर जो एसिड डालते हैं वो एसिड क्या होता है, विनेगर ही होता है। तो बात एक ही है दोनों। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो जो फिश है, फ्रूट्स है, उसको भी इससे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, मतलब जो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो बेसिकली बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स मैनी माइक्रोब्स आफ्टर दैट इट स्टोर्ड इन यूज। मतलब जो दूध होते हैं, या फिर नॉर्मल सी बात है, पानी पीने से पहले उसको अच्छे से बॉईल करना चाहिए। तो जो दूध हो गया या पानी हो गया, उनको जैसे हम गर्म करते हैं, उबालते हैं, या किसी भी फूड आइटम को जैसे ही गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, वहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स क्या जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब जो पैस्चुरेट मिल्क जो होता है, पैस्चुरेट मिल्क का मतलब क्या हो गया कि जो दूध हमें पैकेट्स के अंदर मिलता है, जो दूध के जो पैकेट्स आते हैं, जैसे सरस का, अमूल का, आपने पैकेट्स देखे होंगे जो डब्बे में बंद मिल्क आते हैं। अब जो डब्बे में बंद मिल्क होता है वो कई दिनों तक डब्बे के अंदर बंद रहता है, तो वो ख़राब क्यों नहीं होता है, तो वो भी इस टाइप से करते हैं। उसके अंदर क्या करता है, जो मिल्क होता है उसको 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और कितनी देर तक, 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। तो 700 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। फिर उसको क्या करता है, चिल्ड करके, एकदम ठंडा करके क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है और वो काफ़ी टाइम तक क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। अब इस मेथड को लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था। तो ये जो डिस्कवर हुआ था लुईस पास्चर के थ्रू, इसलिए इस प्रोसेस का नाम पास्चुरेशन होता है। तो पास्चुरेशन किसे बोलते हैं, किसी भी फूड आइटम को एक उनके जो आइडल टेम्परेचर है, आइडल टेम्परेचर पर आइडल टाइम के थ्रू उसको इतना गर्म करना, फिर अचानक ठंडा कर देना कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहे और वो कई लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या हो सके, सेफ रह सके और यूजेबल रह सके, उसको पास्चुरेशन बोलते हैं। दूध के लिए, मिल्क के लिए इसका टेम्परेचर कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना होता है, 15 से 30 सेकेंड तक होते हैं। ठीक, किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने किया था, और इसको क्या बोलते हैं, पास्चुरेशन बोलते हैं। अब आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज एंड पैकिंग का मेन रूल रहता है कि हम किसी भी सामान को इस टाइप से स्टोर करें, इस टाइप से पैक करें कि उसके अंदर बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। जैसे हमने पास्चुरेशन से मिल्क को सेव कर दिया कि वो हमने उसको एक लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगी, इसका हमने उसको टेम्परेचर के ऊपर हीट कर दिया, बॉईल कर दिया। बट अगर हमने उसको खुला छोड़ दिया तो एयर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अपने आप एंट्री कर सकता है, तो हमने जो काम किया तो वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो इसकी स्टोरेज एंड पैकिंग भी सही से होनी ज़रूरी है। तो ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड, मतलब जो वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो क्या होता है, एकदम एयर टाइट पैकेट के अंदर होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी टाइप का एयर नहीं जाती है। तो आपने देखा होगा कोई फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर एक एयर टाइट पैकिंग होती है, जिसके अंदर एयर नहीं जाती है, तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो भी एयर होती है उस एयर को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि जो भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उन चिप्स के पैकेट्स के अंदर चिप्स से ज़्यादा क्या होती है, एयर होती है। तो वो एयर कंपनी ऐसे ही नहीं डालती है, उस एयर के अंदर क्या होती है, जो ऑक्सीजन एयर होती है, उस ऑक्सीजन एयर को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके अंदर एयर डाली जाती है, नाइट्रोजन या अदर, जो क्या करती है उस चिप्स के साथ या जो भी फूड आइटम उसके साथ रिएक्ट ना करें, और रिएक्ट नहीं करेगी तो वो ज़्यादा टाइम तक क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक, तो जो जिन एयर से हम तंग आते हैं वो एयर डालना भी जरूरी है, वरना वो खाने के लायक नहीं रहेंगे। अब अगला टॉपिक क्या था, नाइट्रोजन फिक्सन। नाइट्रोजन फिक्सन का मतलब क्या हो गया कि एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा है, 72 से 78% के अंदर नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। बट फिर भी जो नाइट्रोजन होती है प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। तो अब प्लांट यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो किसी भी प्लांट या किसी भी लिविंग थिंग के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती। तो इसलिए क्या करता है, उस नाइट्रोजन को चेंज करना ऐसी नाइट्रोजन एलिमेंट के अंदर जो क्या होती है कि प्लांट के थ्रू यूज की जा सके,
उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्शन। तो राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जो राइजोबियम होती है नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो क्या होती है लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर होती है। तो राइजोबियम एक माइक्रोब्स का नाम है जो क्या करता है लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर होते हैं और क्या करता है नाइट्रोजन फिक्शन का काम करता है। देन नाइट्रोजन ऑल्सो गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। मतलब जो लाइटिंग है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस है, लाइटिंग है, सनलाइट है, उसके थ्रू भी क्या होता है, या जैसे बिजली चमकती है तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो उनके बारे में हम पूरी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल का मतलब कि जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो नाइट्रोजन एलिमेंट एटमॉस्फेयर से किस टाइप से प्लांट में, एनिमल में या सॉइल में आता है और लिविंग थिंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, देन यूज़ करने के बाद वापस किस टाइप से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज किया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होता है 72 से 78% तक, सभी को पता है। अब ये दो मेथड से, दो टाइप से क्या होता है अंदर आता है। किस टाइप से आता है? एक होता है लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन। लाइटिंग का मतलब यहाँ पे बिजली चमकने से होता है कि जो बिजली चमकती है उसके थ्रू भी जो हाई टेम्परेचर और हाई लाइटिंग होती है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन चेंज होता है। वो चेंज होकर किस में आता है? सीधा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, सॉइल के अंदर आ सकता है। देन सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब ये फिक्स करने के बाद क्या करते हैं? ये फिक्स करने के बाद क्या करते हैं? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। मतलब जो बैक्टीरिया है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब NO2, NO3 या NH3 के अंदर चेंज करते हैं। अब इसके थ्रू किस में आ जाता है? सॉइल के अंदर। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो दो मेथड से आती है। तो कौन सा? लाइटिंग। सेकंड कौन सा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू या ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू। अब लाइटिंग से तो वो डायरेक्ट सॉइल के अंदर आ जाती है, तो और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं, वो सॉइल के अंदर आती है। अब सॉइल में आने के बाद ये क्या होता है? या तो वो प्लांट के थ्रू एब्जॉर्व कर लिए जाएंगे, प्लांट उनको एब्जॉर्व कर लेंगे, या ये जो सॉइल के अंदर है वो किस में जाएंगे? जो बैक्टीरिया है वो उसको क्या कर देंगे? वापस नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देगी। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनको अगेन नाइट्रोजन गैस के अंदर चेंज कर देते हैं। तो सॉइल के अंदर आने के बाद जब उसको प्लांट यूज़ कर लेंगे तब तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं करे और वो एक्सेस के अंदर है तो बैक्टीरिया उसको वापस क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब प्लांट यूज़ करेंगे तो प्लांट यूज़ करने के बाद जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जैसे नाइट्रोजन के कोई भी एलिमेंट जाएंगे वो उसके अंदर फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, फूड फॉर्मेशन में जाएंगे या उसकी लीफ के अंदर होंगे, तो वो किसके थ्रू? एनिमल या ह्यूमन के थ्रू क्या कर लेंगे? ईट के जाएंगे। तो एनिमल से वो ईट प्लांट्स, एनिमल वो प्लांट को खाएंगे। खाने के बाद वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन जो है एनिमल्स के अंदर चला गया। अब एनिमल्स में जाएगा तो जितना डाइजेस्ट होना है वो डाइजेस्ट होना हो जाएगा। देन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो उनके फीकल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, या जब वो एक्सक्रीशन करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, या जब कोई एनिमल डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन रहेगा वो किस में चला जाएगा? वापस सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद जो ऑर्गेनिजम्स है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, वापस उनका वर्क शुरू होगा, वापस उनको करके उनको एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज कर देंगे। तो सिंपल सी बात है। स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद वो दो टाइप से लाइटिंग और जो ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजनस जो बैक्टीरिया उसके थ्रू, दोनों से वो किस में आता है? चेंज होकर सॉइल में आएंगे। अब सॉइल में आने के बाद को किस में? प्लांट के अंदर जाएंगे, प्लांट से एनिमल में जाएंगे, एनिमल से डेड पार्ट या वापस एटमॉस्फेयर में आएंगे और वो वापस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन आती है तो उनकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आते हैं नाइट्रोजन फिक्शन। तो नाइट्रोजन फिक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बाय लाइटिंग और सर्टेन बैक्टीरिया। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो किसके थ्रू? लाइटिंग के थ्रू, या फिर कुछ बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनके थ्रू क्या करता है? नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्शन। तो नाइट्रोजन फिक्शन क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसके अंदर? नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर। वो होता है नाइट्रोजन फिक्शन। वो किसके थ्रू होते हैं? या तो लाइटिंग के थ्रू होंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर आता है नाइट्री फिक्शन। नाइट्री फिक्शन क्या होता है?
अमोनिया कन्वर्टेड, अमोनिया मतलब एन जो NH3 हो गया, अमोनिया मतलब NH3 कन्वर्ट इन नाइट्रेट्स, वो नाइट्रेट्स के अंदर चेंज होगा बाई नाइट्रोसोमोनस एंड फर्दर कन्वर्ट ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट्स। मतलब जो अमोनिया है NH3 है वो किसके अंदर चेंज होता है, नाइट्रेट्स के अंदर चेंज होता है, NO2 NO3 के अंदर चेंज हो रहा है, किसके थ्रू, नाइट्रोमोनास। देखो इसका नाम क्या है, नाइट्रोमोनास, मतलब मैं कह सकता है नाइट्रोजन को मना रहा है, मोनास मतलब मना रहा है, किसको मना रहा है, नाइट्रोजन को, कि भाई तू चेंज हो जा। तो नाइट्रोमोनास जो नाइट्रोजन को मना रहे हैं, नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हैं। तो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोमोनास एंड फर्दर उसके बाद कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स, मतलब नाइट्राइट्स या नाइट्रेट के अंदर चेंज कर देते हैं, NO2 NO3 के अंदर चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट से क्या बनेंगे, नाइट्रेट्स। तो अमोनिया, नाइट्राइट्स एंड फिर नाइट्रेट, वो किसे बोलेंगे, नाइट्रोबैक्टर। तो दो टाइप के एनिमल, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोमोनास तो पहले नाइट्रो के अंदर चेंज करेंगे, किसके अंदर, नाइट्री के अंदर। देन जो नाइट्रोबैक्टर है उसको और चेंज करेंगे, मतलब उसको और बेटर बनाएंगे, तो वो क्या जाएंगे, नाइट्रोबैक्टर। तो पहले कौन आता है, नाइट्रोमोनास, पहले मनाएंगे, फिर उसको और बेटर करेंगे, तो बेटर करेंगे तो क्या जाएगा, नाइट्रोबैक्टर, तो क्या जाएगा, नाइट्रेट्स के अंदर। प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया नाइट्रेट्स। अब जो प्लांट होते हैं उनका भी अपनी अलग मर्जी के वो अमोनिया नाइट्रेट्स के अंदर ही लेंगे, तो वो उसके अंदर इसलिए चेंज करते हैं। फिर आता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो प्लांट की जो रूट्स होती है इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, सिंथेसिस और क्या करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो प्रोटीन के अंदर मेन कंपाउंड नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन आगे जाकर जब सिंथेसाइज होगा तभी उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू होगा। तो जो नाइट्रोजन हो गया एक टाइप से बेसिक एलिमेंट हो गया, उनका मेन बेस हो गया किसका, प्रोटीन फॉर्मेशन का, चाहे वो एनिमल की बात हो चाहे ह्यूमन की बात हो। देन एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, ये नाइट्रोजन कंपाउंड और जो प्रोटीन होते हैं वो इनसे बनते हैं। फिर अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन, तो अमोनिफिकेशन देखो किसी चीज़ के पीछे फिक्शन लगता है, मतलब वो उसका फिक्स हो रहा है, फिक्स मतलब वो बन रहा है। व्हेन अ प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्टेज इन कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। मतलब जो एनिमल है जिसके अंदर नाइट्रोजन का कोई ना कोई कंपाउंड होगा, कोई ना कोई मात्रा होगी, तो वो जैसे ही वो मर जाता है तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसको वापस कन्वर्ट करते हैं, वापस उसको तोड़ देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोज करने आते क्या करते हैं, वापस उसको अमोनिया के अंदर चेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जैसे नाइट्रीफिकेशन आया था ऊपर, नाइट्रीफिकेशन क्या था, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होना, वैसे अमोनिफिकेशन क्या, अमोनिया का फॉर्मेशन होना। तो किसी का फिक्शन होता है, फिक्शन वाला उसका फिक्स हो रहा है, वो बन रहा है। फिर डी नाइट्रीफिकेशन, साइंस के अंदर सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी चीज़ अगर डी ई लग जाता है, डी तो डी का मतलब उसका अपोजिट। नाइट्रीफिकेशन का मतलब क्या था, ऊपर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होना, नाइट्रेट का बनना, नाइट्रेट का बनना। अब डी लग गया मतलब इसका क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब जो नाइट्राइट और नाइट्रेट थे वो क्या होंगे, अब चेंज होंगे, वो अब क्या होंगे, वापस एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन में चेंज होंगे। तो नाइट्रेट कैन बी कन्वर्टेड इन नाइट्रोजन, वापस नाइट्रोजन गैस के अंदर चेंज हो रहा है, विच इज रिलीज्ड बैक इन द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। इसका नाम क्या है, स्यूडोमोनास। तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के जो मेन डेफिनेशंस हो गई। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए, चैप्टर देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक वापस से अलग से समझना है। तो जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल हम वापस एक बार करेंगे पूरा सा, और जो टेबल रहेगी उन टेबल की बात हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कम्प्लीटली करेंगे।